दोस्तों, हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद एकदम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारे भविष्य में जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएंगे, वो सारे के सारे इश्यूज इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से टेक केयर हो जाएंगे। और इसलिए हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करने के लिए हम अलग से किसी तरह के कोई पैसे का कोई इंतज़ाम नहीं करते हैं। पर जब ज़रूरत पड़ती है तो ये चीज़ बहुत अखर जाती है, क्योंकि दोस्तों, जिस समय हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं उस समय हम ऑलरेडी काफ़ी इमोशनली डाउन होते हैं और उस समय पैसों का ही एक सबसे बड़ा सहारा होता है। और अगर ये सहारा ना हो तो फिर बहुत अखर जाता है। और इसलिए दोस्तों, इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। शायद ये एस्पेक्ट आज इतना अपील ना करे, क्योंकि अभी तो एक रेगुलर सैलरी आ रही है और इसलिए इस तरह की कोई सिचुएशन अगर आती भी है तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास में एक डिस्पोजेबल फंड पड़ा हुआ होता है। परंतु दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद जब इनकम एकदम लिमिटेड हो जाती है, तब इस तरह का रेडिली अवेलेबल फंड अवेलेबल होना एक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और तब इस तरह की सिचुएशन में एक फंड की कमी हमको महसूस होने लगती है। और इसलिए दोस्तों, पोस्ट रिटायरमेंट फेज में रेडिली अवेलेबल फंड होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि इमीडिएट बेसिस पे डिस्पोजेबल कंडीशन में अवेलेबल हो। आइए दोस्तों, इसको थोड़े डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष वर्मा। आपका पैसा आपका प्लान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो ट्रिगर पॉइंट होता है वो उसका हॉस्पिटलाइजेशन ही होता है। यानी कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन भी तभी एप्लीकेबल होता है जब एक्चुअली आप हॉस्पिटलाइज हो चुके होते हैं। तो दोस्तों, जब तक कोई हॉस्पिटलाइज नहीं होगा तब तक उसको ये मालूम कैसे चलेगा कि उसको ये पर्टिकुलर खर्च प्री हॉस्पिटलाइजेशन में क्लेम करना है। इसलिए प्री हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च तो हमको अपने पॉकेट से ही वहन करना पड़ता है, भले बाद में वो रिएम्बर्सेबल हो जाए। और इन केस अगर हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा तब तो वो खर्च इन एनी केस हमको अपने पॉकेट से ही वहन करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, उस पैसे का इंतज़ाम करके रखना तो ज़रूरी होता है। और फिर दोस्तों, अगर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर की बात करें तो सबसे पहले तो हर किसी का सोचना यही होता है कि हमारा तो जो भी ट्रीटमेंट होना है वो तो कैशलेस ही होना है। पर दोस्तों, कैशलेस ट्रीटमेंट वाला हॉस्पिटल हमेशा आपके घर के नज़दीक होगा। आप सीधे सीधे वहाँ पे अप्रोच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आज की स्थिति में कहना मुश्किल होता है। और इसलिए अगर हमको रियम्बर्समेंट वाला ऑप्शन अडॉप्ट करना पड़ता है तो उस केस का भी इंतज़ाम हमारे पास में होना चाहिए। और इवन अगर हम कैशलेस हॉस्पिटल में भी एडमिट होते हैं तब भी कुछ इनिशियल एक्सपेंडिचर्स लगते हैं, जिनका इन एनी केस हमको इंतज़ाम रखना पड़ता ही है। क्योंकि दोस्तों, खर्च तो इवन एम्बुलेंस बुलाने से ही चालू हो जाता है। और फिर अगर हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंडिचर की बात करें तो इवन कैशलेस कंडीशन होने के बाद भी अधिकतर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के केस में जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो किसी न किसी कैटेगरीज में बटा हुआ होता है। और कई केसेस में कैटेगरीज की अलग अलग कैपिंग होती है। जैसे हो सकता है रूम चार्जेस की कैपिंग हो सकता है डॉक्टर के कंसल्टेशन, डॉक्टर के विजिट्स के चार्जेस की कैपिंग हो, नर्सिंग चार्जेस की कैपिंग हो। इवन ये भी हो सकता है कि कई चीज़ें उसके एक्सक्लूजन में हों। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ साथ इन सारी चीज़ों को भी कंसीडर करना उतना ही ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों, अगर मान लीजिए रूम रेंट की कैपिंग 3,000 रुपया है और अगर आपने जो रूम लिया है वो 4,000 रुपये का है तो आपको 1,000 रुपया अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। ये कंडीशन किसी भी तरह की कैटेगरी के लिए हो सकती है। इसलिए किसी भी कैटेगरी में जब हम कैपिंग के ऊपर स्पेंड करते हैं उसका हमको अपने तरफ से अलग से इंतज़ाम रखना ज़रूरी होता है। और इन सारी चीज़ों में एक एक्सक्लूज़न का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार जब हम पॉलिसी लेते हैं उस समय हमारा फोकस इन एक्सक्लूजन्स पे ना होके हमारा फोकस उस समय उसके प्रीमियम पे होता है। और दोस्तों, ऐसे केसेस में जो हमारी प्रीमियम में बचत हुई थी उसकी यहाँ पे भरपाई करने की तैयारी रखना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए दोस्तों, इस तरह के खर्चों को हैंडल करने के लिए भले ही हमारे पास में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, फिर भी हमको अपनी एक तैयारी रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों, हॉस्पिटलाइज्ड होते ही
इनिशियल ट्रीटमेंट से लेके जितने भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, वो सारे खर्चे हमको अपने पॉकेट से ही वहन करना पड़ते हैं। भले ही हमारी पॉलिसी कैशलेस हो, पर ये एक्सपेंडिचर जो शुरुआती एक्सपेंडिचर होते हैं, वो तो हमको बियर करना ही पड़ते हैं। और इन सारे एक्सपेंडिचर्स के लिए हम एक कैशलेस पॉलिसी के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, ये तो केवल पेशेंट के ऊपर होने वाले खर्च की बात हुई, पर उसके अलावा भी जो रिलेटिव्स आते हैं, परिवार के लोग जो होते हैं, उसके ऊपर भी तो खर्च होता है। इसलिए दोस्तों, कितनी भी अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, कितनी भी कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, हेल्थ मेंटेनेंस के सपोर्ट के नाम पे हमको अपना एक रेडिली अवेलेबल फंड रखना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों, रेडिली अवेलेबल का मतलब बहुत सीधा सीधा होता है कि ये फंड हमारा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए और इमीडिएट बेसिस पे अप्रोचेबल भी होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, पैसा होते हुए भी उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं हुई तो हमारा पर्पस तो सर्व नहीं हुआ ना। इसलिए दोस्तों, इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेरी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, इमीडिएट डिस्पोजेबल फंड इज़ ए मस्ट, जिससे कि आप अपने हेल्थ रिलेटेड सारे इश्यूज़ को बहुत आसानी से हैंडल कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का ये डिस्कशन, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। और अगर पसंद आया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, जिससे कि इस तरह से इन टॉपिक्स पे होने वाले सारे डिस्कशंस में आप भी सम्मिलित हो सकें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पे, नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।